अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़ राना। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम आज भी जो है वो एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रही है जो कि पहले जिन्होंने कारोबार जो है गली कूचों में बिल्कुल निचले लेवल से शुरू किया और उसके बाद तरक्की करते 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 यहाँ तक तरक्की की कि अपनी जो है वो आटा और घी और चावल उसकी इनकी अपनी प्रोडक्शन, उसके बाद एक पानी का जहाज़ लिया, जहाज़ के साथ जहाज़ अपना कारोबार किया, जहाज़ चलाया, उसका तजर्बा उनके पास। उसके बाद कामयाब बिजनेसमैन होने के बाद सियासत में कदम रखा, 3 इलेक्शंस लड़े, उसके बाद एक सियासी जमात के साथ यानी पीटीआई के टिकट के ऊपर एमएनए बने, एमएनए के बाद साथ बनने की ही स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम बने पोर्ट एंड शिपिंग के। बहुत वसी तजर्बा कारोबार का भी, निचली सतह से किस तरीके से लोग ऊपर आते हैं उसका तजर्बा, उसके बाद सियासत का तजर्बा। जी हाँ, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं यकीनन आप पहचान गए होंगे। और अब हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं कि साथ ही अब नई अपनी सियासी जमात बनाने जा रहे हैं और पहले वाली जमात छोड़ने के बाद एक जमात से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और नई जमात की बाज़गश चल रही है, वो भी इनसे आज पूछेंगे। हमारे मेहमान हैं आज महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपका इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया क्योंकि बहुत पुराना ताल्लुक़ है आपकी एक एक चीज़ से हम वाकिफ़ हैं। तो ज़रा शुरू करें तो नए नाज़रीन जो आपको देखते हैं, सियासत के बाद आपका जॉनरा बड़ा हुआ, लोग आपको पहचानने लगे। कराची में जब आपने काम शुरू किया तो किस तरीके से आप देख रहे थे उस वक्त कराची? देखिए, कराची उस वक्त मैं कहूँगा कि कराची आज से 40 साल पहले बहुत बेहतर था आज की बनस्बत। मुझे तो कराची मतलब मैंने तो बड़े छोटे उम्र में काम शुरू किया। उस वक्त के रमज़ान और आज उस वक्त का रमज़ान, उस वक्त के देखें चीज़ें, उस वक्त की कीमतें, उस वक्त देखें बड़ा लाइफ बहुत अच्छा था। और हम जो है एक दौड़ में नहीं थे शुरू। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 1976 की बात कर रहा हूँ जब मैं नौकरी पे भी गया था, शुरू किया और बड़ा पुरसुकून था, चीज़ें सस्ती थी। मुझे तो ये भी याद है, अभी एक साहब टीवी पे मुझे कह रहे थे कि जी हमारे दौर में 10 रुपए की रोटी होती थी। तो मैंने कहा बेटा मेरे दौर में 10 पैसे की रोटी होती थी। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो जो है साबरी जो है दुकान अभी भी है, उनसे निहारी वाले उनसे जाके पूछ लें कि भाई 10 पैसे की रोटी होती थी या नहीं होती थी, ठीक है ना। उसके बाद जब हो गए फिर 4 आने की रोटी, 4 आने की रोटी तो मुझे याद है, 1 रुपए की 4 रोटियां तो हम लाते रहे। रोटी हो गई निहारी रुपए की सिंगल, 2 रुपए की डबल। देखें चीज़ें चेंज होती चली गई। अल्लाह का बड़ी मेहरबानी है कि मेरे को अल्लाह ने मुकाम दिया कि मैं बड़े स्क्रैच से शुरू करके यहाँ पहुँचा। और मैं ये कहूँगा कि मैंने शिपिंग में मैंने शुरू किया, एक जहाज़ पे कैडेट गया था। बदकिस्मती से आँखों की वजह से मैं कैडेटशिप छोड़ना पड़ा मुझे। और उसके बाद मैं आके एक कंपनी में लगा था, गोकल शिपिंग में। वहाँ बहुत एज ए ट्रेनी शुरू किया, बड़े जूनियर पोस्ट के ऊपर। उसके बाद कोई 6-7 साल वहाँ करने के बाद वो कंपनी जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनीज में से थी, वो बेसिकली जो है उसको बड़े हैवी नुकसानात हुए। तो वो कंपनी ने काफ़ी लोग जो है उसमें से मतलब शॉर्ट लिस्ट हो गए या निकल गए। उसके बाद मैंने उसी कंपनी को छोड़ के अपनी कंपनी खोली, अपने घर के अंदर ही एक कमरे से, शिपिंग कंपनी। और मैं काफ़ी अरसा तो मोटरसाइकिल ही, मैं जिसे लोग मुझे कहते हैं मोटरसाइकिल, मैंने 10 साल सिर्फ मोटरसाइकिल ही चलाई है। अच्छा। हाँ, तो ज़िंदगी के 10 साल मोटरसाइकिल पे गुजार लिया, ठीक है ना। पहले होंडा 70, फिर उसके बाद एंडोरो, ठीक है ना, ट्रेल। हाँ, ट्रेल, एंडोरो ट्रेल ही होती थी लाल रंग की। इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों को जिन्होंने देखी नहीं तो देखी नहीं लोगों ने। वहाँ से देखे मैंने बड़ा वक्त गुजारा और चीज़ों को स्लोली और अल्लाह ने ये बड़ी मेहरबानी है कि मैं कैडेटशिप से लेके और कुदरत ने आखिरी में मैं जहाज़ का मालिक तक बन गया माशाल्लाह। मतलब मैंने शिपिंग के हर पहलू में काम किया, एज शिपिंग एजेंट, एज स्टीवडोर, एज चार्टरर, एज ब्रोकर, एज शिप ओनर एंड एज शिप ब्रेकर। आखिरी में शिप ब्रेकिंग, अपना ही जहाज तोड़ के शिप ब्रेकिंग भी कर ली। तो ज़िंदगी में मतलब शिपिंग के कोई ऐसा
इदारा नहीं है जिसमें काम नहीं किया। और फिर अल्लाह ने मुझे इसी शिपिंग का स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, तो वो भी एक बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं वहाँ तक पहुँच गया। शिपिंग को जब मैंने खैर बात कहा या शिप ब्रेकिंग जब शुरू की जहाज़ बेचने का, क्योंकि शिपिंग में हमेशा एक साइकिल है। अगर आप दुनिया की शिपिंग देखेंगे ना, तो कोई भी कंपनी हमेशा नहीं रही है, वो एक साइकिल की तरह गई है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आप हंसा लाइन और बड़े बड़े लाइन, उनका एक टेन्योर है शिपिंग का, वो फिर जाता है। देखिए गोकल्स मतलब इतने बड़े थे कि 100 जहाज़ थे उनके, आज वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। वजह उसकी जहाज़ की लाइफ पूरी हो जाती है? नहीं, जहाज़ की लाइफ नहीं। देखिए बड़ी मैं कहूँगा कि फास्ट मूवमेंट। अच्छा। देखिए होता ये है कि उसको संभालना देखिए वॉलेटाइल है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में $3000 पर डे पे जहाज़ देखा, ठीक है ना, और $75,000 पर डे पे देखा। वही जहाज़ 3000 और वही जहाज़ $60,000 से $70,000 एक दिन की आमदनी। तो जब आमदनी ऊपर नीचे हो जाती है तो उसमें बड़ा वॉलेटाइल रहा है, तो नुकसान भी बड़ा नुकसान भी बड़ा है, बड़ा नुकसान है। देखिए जिसमें फ़ायदे बढ़े तो उसमें नुकसान भी बड़ा है, ये बात तो है। मैंने तकरीबन 2000 से सन 2000 से मैंने शिपिंग को टेक्निकली खैर बात कह के मैं इंडस्ट्री की तरफ आया। और क्योंकि मेरा जहाज़ के ऊपर तजुर्बा था यहाँ से चावल ले जाने का अफ्रीका, तो मैं चावल की इंडस्ट्री में पहले चावल शुरू किया और यहाँ से अभी चल रहा है आपके चावल? जी, चावल अब भी चल रहा है। वही ब्रांड है आपका पुराना? वही है बिल्कुल। तो हुआ ये कि वही चावल जिनके हम ले आते थे, फिर अपना एक्सपोर्ट किया। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मैं 3 साल कंसेक्यूटिवली हाईएस्ट राइस एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान रहा। मतलब उस दौर में जो कि बड़े मतलब एक्सपोर्टर्स थे, उनका सिंगल हैंड मुकाबला किया और एक अच्छा मकाम चावल में भी रहा। फिर उसके बाद मैं राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन का चेयरमैन भी रहा। और चावल को मैं करते करते फिर मैंने स्लो डाउन किया चावल, और मैंने आटे की मिल लगाई। फिर आटे के 2 मिलें मेरी आटे की हैं। फिर आटे से कन्वर्ट होके घी पे आ गए। पहले जो है क्रशिंग पे आए थे, तेल पे, फिर घी पे आ गए। फिर घी पे आने के बाद मतलब वो फिर बच्चे बड़े हो गए उस दौर में, तो घी बच्चों को दे दिया। फिर मैंने स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकरेज हाउस चलाया, वो भी चलाया, वो अभी भी चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब भाई देखते हैं वो बेसिकली छोटे भाई को जो है बेटे को, बेटा देख रहा है, मेरा बेटा जो देख रहा है। तो हर चीज़ में मतलब मैंने कारोबार, मेरा पैशन था। मैंने दूध की दुकान भी खोली, दूध की दुकान भी चलाई माशाल्लाह। मैंने अभी भी दूध का काम है? अभी भी मेरे दूध का काम है, भैंसे हैं, ठीक है ना। पोल्ट्री का मेरा काम आज भी है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, पोल्ट्री बहुत छोटे से शुरू किया, आज भी पोल्ट्री है। मतलब मैंने आज भी मुनाफा 800 रुपए किलो गोश्त जो जा रहा है। नहीं, देखिए मुनाफा तो है। देखिए कारोबार में अल्लाह का बड़ा काम है, बरकत है इस मुल्क में। और ये मुल्क जो है जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। लोग माने या नहीं माने, लोग कहते हैं अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसको करना है इस मुल्क में भी बहुत चांस है। चल महमूद साहब, ईद का मौका, साथ में आपकी तमाम चीज़ें साथ चल रही हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आप ही की चीज़ों को यहीं से फिर जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करते हैं। महमूद मौलवी आज हमारे मेहमान। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद का सीज़न, रमज़ान आप लोगों के बड़े ज़बरदस्त गुजरे होंगे। हमने ज़रा आज अपने मेहमान को तंग किया हुआ है, महमूद साहब, क्योंकि अभी बिज़नेस पे इतनी बातें हो गई, अभी तो पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें मुझे इनसे पूछनी है। तो अब बिज़नेस को ज़रा वाइंड अप करते हैं, फिर पॉलिटिकल की तरफ चलते हैं, जहाँ आपने माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन रहे हैं। तो कामयाब सियासतदान भी कहेंगे अपने आप को? नहीं, मैं अभी अपने आप को कामयाब सियासतदान नहीं कहेंगे। कराची की सियासत को क्या समझे अब तक 3 इलेक्शन लड़ने के बाद? देखिए, कराची की सियासत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
और उसकी वजह ये कि ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं। और आज कराची किसी एक मैं कहूँगा कराची किसी एक का नहीं है। कराची पख्तून का भी है, कराची पंजाबी का भी है, कराची महाजिर का भी है, कराची मकरानी का भी है, कराची बलोच का भी है, सबका आज कराची है। मगर कराची है या कराची, सिर्फ कराची को सब ज़बानी कलामी तो बोलते हैं लेकिन ओन नहीं करता ना कोई। महमूद साहब ये बड़ा मसला है। मैं इस यहाँ पे इख्तलाफ कर जाता हूँ जब ये लोग बोलते हैं ना कि कराची सबका है, तो भाई फिर पूरे पाकिस्तान को बोलो ना। लोग वहाँ तो इस तरह ओन कोई भी नहीं करता है शहर के जाने वाले को। देखिए कराची, आपने ये चीज़ खुद देखी होगी, लाहौर में जाना आपका आप जाके सेटल हो सकते हैं इतने आसानी से जितना कराची वेलकम करता है, या पंजाब में उठ के आप सेटल हो सकते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे मरहूम वालिद कहते थे कि वो कराची में पहले से थे, हम कराची आए थे। वो कहते थे कि जब जो इसको आप कहें महाजिर इंडिया से हिजरत करके आए तो उनको कराची ने वेलकम किया, क्योंकि देखें जो ट्रेन शुरू हुई पंजाब से ही आई तो उनका पहला तो पंजाब में रुके। अब आप ये देखें ट्रेन रुकी पंजाब में, मगर वहाँ से फिर आगे आई पूरा सिंध क्रॉस करते हुए और कराची में आके लोग सेटल हुए। तो इसकी आगे जगह नहीं थी ना, और आगे भेजा समंदर था उसके बाद। भाई आगे उसके समंदर था वो जो आप कह रहे हैं। मगर देखा जाए कि कराची ने हमेशा हर एक को वेलकम किया, ठीक है ना। और मैं कहूँगा चाहे इंडिया से लोग आए कराची ने वेलकम किया, KPK से लोग आए थे, मुझे भी याद है 60s के अंदर, ठीक है ना। उस वक्त दारुल खिलाफा यहाँ से लेके गया था 58 में, अयूब खान साहब वहाँ लेके गए, ठीक है ना। तो KPK के लोग मुझे बिल्कुल याद है 58 में और 59 में जब आए थे, मैं छोटा था, साइकिल रिक्शा को रिप्लेस किया ऑटो रिक्शा ने, ठीक है ना। ऑटो रिक्शा ने साइकिल रिक्शा को रिप्लेस किया। उसके बाद देखें KPK के लोग जब आए, आज पूरा ट्रांसपोर्ट मेजॉरिटी KPK के लोगों के हाथ में, और ये बड़ी मेहनती कौम है। इन्होंने पूरा ट्रांसपोर्ट कराची का रिप्लेस किया। उसके अलावा देखिए पोर्ट की हम बात करें, कराची पोर्ट में जो थे वो लोकल्स कच्ची मकरंद, इनको इन्होंने रिप्लेस किया। और आपको हैरत की बात यह होगी कि इन्होंने बंगाली फिशरमैन को रिप्लेस किया फिशिंग में। मेरे अपने ट्रॉलर हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं, जो 20 दिन के लिए जाते हैं, जब बाहर मछली बड़े मछली शिकार के लिए जाते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है लोग KPK के हैं। अच्छा, जो बंगला जिसको हम बंगाली, आज भी जहाज के ऊपर जो एक लेबर है वो एक, और यहाँ पे पोर्ट की लेबर भी सब पख्तून है। पोर्ट की लेबर तो पख्तून है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सब में टफ जॉब था, और ये हमेशा लोग कहते थे कि समंदर का काम जो कोस्ट के पास रहने वाले का, मगर ये उलट हो गया। आज कोस्ट के पास रहने वालों का नहीं, पहाड़ों से लोग आके समंदर के अंदर भी उन्होंने काम किया। आपने समंदर की बात करी, आजकल वो फैसल वाडा साहब, क्या वो पोर्ट की ज़मीनों का, क्या पोर्ट कासिम की ज़मीनों का क्या स्कैंडल हो गया? महमूद साहब कब की बातें कर रहे हैं, क्या हुआ? ये मैं बताऊं, ये ज़मीन तो वैसे ही महंगी थी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन थे, चीज़ें। नहीं देखिए मैं बताऊं, फैसल वाडा साहब अपनी जगह सही बात कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी पार्टी भी अपनी जगह सही कह रही है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है। देखिए इसमें कोई राय नहीं है कि उस वक्त 10 लाख रुपए में दिया गया। देखिए ये हम बात कब की कर रहे हैं, ये हम 2012 की बात कर रहे हैं, उस 2010-12 की बात कर रहे हैं। तो 10-12 में तो चीज़ें यहाँ पे उस वक्त भी सस्ती थी। देखिए ना, मुझे याद है कि बल्कि मैं आपको कहूँ 2012 की भी नहीं बात कर रहे हैं, ये 2000 की बात कर रहे हैं। सन 2000 में मैं आपको बताऊँ पोर्ट कासिम में 10 लाख रुपए ज़मीन तो ऑफिशियल थी और अनऑफिशियल 12-14 लाख रुपए थी। तो वो तो कह रहे हैं औने पौने दामों बेच दी गई है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना, ये हदीस के दो हिस्से हैं। उनके हिसाब से बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आज के हिसाब से देखें तो अलग है, मगर ये उनको अलॉट उस वक्त किया गया था। तो वो कोई स्कैंडल नहीं है, आप समझते? नहीं देखिए, मैं उसको स्कैंडल नहीं कहूँगा, मगर ये कहूँगा कि इस वक्त जो सेटलमेंट हुआ ना वो सबके साथ होना। तो भाई चीज़ एक बिक गई,
एक चीज़ भेज दी ना आपने। हाँ। तो अब क्यों लोगों को ख्याल आ रहा है, वो कौन से ज़माने की बातें लाई थी, 2025 में आके बातें कर रहे हैं कि देखिए ये कोर्ट में थे, ये केसेस ऐसे बहुत से ये केसेस। तो आपको एक सियासी तौर पे या तो आप इंगेज करना चाहते हैं लोगों को, या फिर आप सियासी चीज़ों को जो है आप दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब एक चीज़ अगर कोर्ट में थी वो सेटल हो जाएगी, लेकिन उसको एक स्कैंडल बना देना कि ये स्कैंडल बन गया, या तो फिर वाकई स्कैंडल है तो चीज़ें खुल के सामने आनी देखिए चाहिए। मैं आपको बताऊं, हुआ ये है, वो भी तो कराची के हैं, वो भी चीज़ों को समझते हैं, वो भी मिनिस्टर रहे हैं, वो मिनिस्टर भी रहे। देखिए मैं आपको बताऊं, वो बड़े करीबी आदमी रहे हैं। उनका मौक़िफ़ दूसरा है। उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ तो बाकियों का क्यों नहीं हुआ। अच्छा, देखिए मौक़िफ़ उनका ये है कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सिर्फ गिने चुने 3-4 लोगों का क्यों हुआ, जब होना मेरा कहना है सबका चाहिए था, व्हाई नॉट। देखिए आउट तो ऑफ, देखिए वहाँ तो बोर्ड है ना, देखिए बोर्ड बनता है वहाँ पे, तमाम वो लोग आके एक इदारा चलाते हैं, उसके अंदर दूसरे लोग आके बैठते हैं, बड़ी बड़ी नाम वहाँ पे गुजरे हैं, तो क्या सब इन्वॉल्वमेंट है क्या इसके अंदर? नहीं, इसमें देखिए मैंने कहा सब इन्वॉल्व नहीं है, वो इसमें लैक ऑफ आई वुड से इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। अच्छा, ये एक साइड का देखिए, इसमें जो है दोनों तरफ से, क्यों कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ। मैंने पोर्ट कासिम से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि जी हमको पेमेंट अगर उस वक्त मिल जाती, लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोगों ने प्लॉट लिया, अगर उस वक्त पेमेंट पूरी मिल जाती तो ये इशू ही नहीं होता, मगर क्योंकि लिंगर हुआ, मगर ये बड़ा ग्रे एरिया है। चलें जी, ईद के दिन में हमने लोगों को बोर कर दिया, मुझे लगता है हमने ऐसी बातें कर दी। तो अभी ईद पे कौन कौन फैमिली में बच्चे बच्चियाँ आई हुई हैं, कैसे हैं? कौन बच्चे मेरी बेटियाँ आई हुई हैं, तो फिर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं फिर हाँ, आगे? बिल्कुल आपको मिला देंगे। बच्चे लड़के दो हैं वो तो बाहर निकले हुए हैं, वरना मैं ठीक आपको नहीं, लेकिन घर वाले अभी कुछ हैं जिनके साथ हम अपने नाज़रीन से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत हो जाएगी हमारी, है ऐसे ही है। चले जी, फिर यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब ज्वाइन करेंगे तो फिर फैमिली भी आ जाएगी, फिर उनके साथ मिलकर ज़रा फिर पूछते हैं आपसे कि ईद और ईदी कैसे देते हैं और ईद कैसे गुजारते हैं। आए जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर महमूद साहब की जो फैमिलीज़ हैं उनकी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो आई हुई दूसरे शहरों से, आपको उनसे भी मुलाकात कराते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ महमूद मौलवी साहब की जो फैमिली है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। ज़रा महमूद साहब ईद की खुशियों में बेटियां आपकी साथ हैं माशाल्लाह, बिल्कुल इंट्रोडक्शन तो करें। ये मेरी छोटी बेटी है, ये बड़ी बेटी है, वो मेरी भांजी है। अच्छा हाँ, ये लाहौर से आई हैं, ये इस्लामाबाद से आए हैं, ये कराची में ही होती हैं। ठीक, तो आप लोग बताएं कैसा शादीशुदा हो गए, कौन शादीशुदा हो गए? तीनों शादीशुदा। अच्छा माशाल्लाह। तो ईद पे यानी कि खुद बाबा के साथ और मम्मा के साथ यहाँ मनाने का एक मज़ा। आप लोग तो डिफरेंट शहर में चले गए, आप बताइए तो आपका इस्लामाबाद कैसा चल रहा है और कैसा रहा वहाँ पे? इस्लामाबाद बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है इस्लामाबाद में, लेकिन अब ईद के लिए कराची आए अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। आप तो कराची में नहीं हैं, यहीं पर काम भी किया है काफ़ी अरसे, यहाँ पे आपने किया है। उसके बाद हम तो कहते हैं शहर इक़्तिदार बड़ा, वो कहते थे ना, या तो वहाँ पे सियासत की हवा चलती है, बहुत ही ड्राई शहर कहते हैं इस्लामाबाद। दिल लग गया आपका, कराची वाले बड़ी मुश्किल से सेटल होते हैं इस्लामाबाद। नहीं, बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा है, बहुत पुरसुकून है, मौसम भी बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का। एटमॉस्फेयर तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा है। आप लाहौर? जी, मैं लाहौर में होती हूँ। मिस करते हैं कराची या लाहौर वाले, या वहाँ खाने वहाँ के अच्छे हैं, यहाँ के खाने मिस करती हैं? नहीं, दोनों जगहों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाहौर थोड़ा लाइवली बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग स्पेशली पंजाबी कल्चर, हर चीज़ बहुत एडजस्ट हो गया। एडजस्ट, अल्लाह का शुक्र है। कराची वाले मुश्किल से एडजस्ट होते हैं हर जगह, लेकिन जी यहाँ का एक अलग अपना ही एक हैपनिंग वाला शहर है, क्योंकि वहाँ जाके थोड़ा सा अब थोड़ा चेंज हो गया। वैसे चेंज लाहौर, हो गया। मुझे इस्लामाबाद से ज़्यादा लाहौर पसंद है। मैं तो थोड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा लगता है, थोड़ा लाइवली है इस्लामाबाद के मुकाबले। आप तो फिर कराची से, आप क्या करती हैं वैसे? आप लोग तीनों अभी क्या कर रहे हैं वैसे? मैं डॉक्टर हूँ, एज अ एस्थेटिक फिजिशियन, तो अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ। खूबसूरत कर रहे हैं आप भी लोगों को। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। उनकी नेचुरल ब्यूटी को इनहेंस करना है जी। तो आप जो आपके हस्बैंड है वो
कुछ आपको वो तो नहीं कहते जो क्लिनिक में और क्या फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे या कुछ इस तरीके से? नहीं, वो बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, तो बस ऐसे ही है, साथ सब बहुत सपोर्टिव हैं, साथ देते हैं। मैं भी आपने एक बुक की एक जर्नी बड़ी ज़बरदस्त चली थी आपकी, क्या हुआ उसके बाद? फिर आगे कुछ बढ़ा, कुछ और आ रहा है आपका? देखा तो था हमने शुरू में, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक काम किया, उसको एक फ़ोटो क्या थी, थोड़ी सी वो जर्नी बताएं। एक बेसिकली कॉफ़ी टेबल बुक निकाली थी आज़ादी के नाम से, 47 स्टोरीज़ फ्रॉम 1947। तो वो 47 स्टोरीज़ थी उन लोगों की जो पार्टीशन के दौरान इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आए। ये उनकी कहानियाँ थीं, किस मुश्किलों से वो आए, उन्होंने क्या देखा, किस तरह उन्होंने वो सफ़र तय किया और किस तरह पाकिस्तान को बनते हुए देखा, क्या तब्दीलियाँ देखी। तो वो मेरी आखिरी बुक थी। उसके बाद हमने एक और बुक लॉन्च की थी, मेड इन पाकिस्तान, जो उन हैंडीक्राफ्ट्स पे है पाकिस्तान की जो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि आपकी ये मुल्तानी जो है मिट्टी की जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, मार्बल की कार्विंग है, पीतल की चीज़ें हैं, वो सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हाथ से बने हुए काम जो ख़त्म हो रहे हैं। तो वो मेड इन पाकिस्तान मेरी लास्ट बुक थी आज़ादी के बाद। कैसा अभी कितना लोग पसंद कर रहे हैं, पजराई मिली चीज़ों को, क्या हुआ, क्या फीडबैक क्या आया? बहुत अच्छा फीडबैक है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया आज़ादी को, तो स्पेशली बहुत लोगों ने कहा कि इसका आप जो है, क्योंकि आपने शायद देखा होगा बहुत बड़ी साइज़ की कॉफ़ी टेबल बुक है, ठीक ठाक, इट्स अ बिग साइज बुक। तो यही कह रहे हैं कि आप इसका छोटा वर्जन भी निकालें, स्कूल्स में दें, क्योंकि बच्चे जो है ना, जो नई नस्ल है, उनको आई थिंक पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है उसके बारे में पता नहीं है और उनको बताने वाला भी कोई नहीं है। हमारी नानी दादियों ने बताया, लेकिन अब वो जा चुके हैं। तो आई थिंक आज़ादी स्पेशली वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। एंड मेड इन पाकिस्तान भी हमारी कोशिश ये थी कि जो लोकल आपके क्राफ्ट्समैन हैं, हम उनको सपोर्ट करें और उनकी जो कला है, उनकी स्किल है, उसको उजागर करें। तो आई थिंक फीडबैक हैज़ बीन वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शंस में बड़ी आप उतारिक थी अपने वालिद साहब के साथ, और इलेक्शंस के बाद फिर एकदम शादी हो गई, चली गई। तो सियासत में आने का कोई आगे है? अगर सुना है कि कुछ नई जमात अगर बाबा ने लॉन्च कर दी तो उसके बाद कोई है? महमूद साहब क्या कुछ नहीं, देखिए बच्चे अभी, अब मेरे बेटों का तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो नज़र ही नहीं बिल्कुल आया बिल्कुल। पॉलिटिक्स में। अब थोड़ा बहुत अगर जिसको बोलते हैं ना, अगर थोड़ा बहुत फायर है तो यही है बेटी, जो कि मेरे साथ ही कारोबार में भी होती थी जी जी, जब कराची में होती थी, और इलेक्शन के दौर में भी मतलब पूरा सपोर्ट इसी बच्ची का था। मेरे मतलब मेरे 3 इत्तेफाक से मैंने 3 इलेक्शन लड़े, तो तीनों में जो है यही मेरे साथ हमेशा रही है। तो अब कैसा लगता है जब बच्चे सब एक साथ जमा होते हैं? हाँ, तो ये बड़ा तेज लाइफ के बाद जब एक सब जब घर में बैठते हैं तो फिर देखिए बड़ा अच्छा लगता है इस एज के हिस्से में आके कि बच्चे साथ हों। उसकी वजह कि ख़ास तौर पे बेटियां ज़्यादातर माँ बाप के साथ होती हैं, बेटे तो जो है ज़्यादातर ही बाहर होते हैं मतलब वो घर में वैसे ही कम टिकते हैं। तो और उनका देखिए ना रुझान माँ बाप के तरफ कम होता है, लड़कों का बनस्बत लड़कियों का। और अब तो जो है मेरा नवासा है, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा मेरे को अजीज़ है, और वो सारा वक्त जब भी आते हैं तो नवासा ज़्यादातर साथ होता है। शोर हंगामा वो है, घर में एक हलचल है, वरना सुकून में बिल्कुल। वरना तो देखिए, वरना सुकून नहीं, सन्नाटा हो जाता है। देखिए बच्चों के नहीं होने के मतलब, देखिए आदमी अपने घर में बैठता है, अब बूढ़ा बूढ़ी जो है बैठ के, तो वो ज़रा सन्नाटा हो जाता है कि फिर भी मेरी लाइफ एक्टिव है इस एज में। वरना देखिए जब रिटायर्ड लाइफ होती है ना, तो वो बड़ी तकलीफदेह भी हो जाती है। सही। उसकी वजह ये है कि वो मतलब अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपके पास वो जो टाइम है ना, बड़ा चेंज हो चुका होता है। तो वो एक डिकेड से दूसरे डिकेड में तो वो इतना जो फ़र्क है, तो वो बच्चे जो है वो बैठना नहीं चाहते साथ। और हम, मगर मेरा ख्याल से ये कोई अब नॉर्मल नहीं है। हमारे दौर में हम अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठना नहीं चाहते थे, हम कहते थे कि वो जब बातें करते थे वो हमें जो है परियों की कहानी लगती थी। अब हम बातें करते हैं तो बच्चों को परियों की कहानी लगती है। आजकल के बच्चे तो थोड़े ज़्यादा एडवांस हो गए और ज़्यादा, अब तो कुछ वही समझा रहे होते हैं, अब वो समझा रहे होते हैं। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग समझा रहे होते थे, बच्चे समझा रहे होते थे। हमारे दौर में तो जो है बोल नहीं सकते थे, ठीक है ना, बड़ों के सामने जब हम बात करते थे बात नहीं सुननी पड़ती थी। हाँ, अब बच्चे जो है सवाल भी कर देते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, फलाना हो सकता है। बड़ा फ़र्क है इन चीज़ों में। ईद कैसी, ईदी का वो सिलसिला कैसा रहता है फिर? ईदी
कैसे भाई देखिए 3-4 दिन कैसे भाई गुजरते देखिए ये 3-4 दिन तो है ना, उसकी वजह ये है कि आना जाना रहता है, और फिर जो है मेरे भतीजे आ जाते हैं, ठीक है ना, भाई आ जाते हैं, बहन हैं, वो पूरी फैमिली गेट टुगेदर होती है। उसकी वजह ये बच्चे आ जाते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि चहल पहल होता है, ठीक है ना। और वो मतलब आज देखिए अगर हम उस कल्चर को भी भूल जाएं तो फिर रहा ही कुछ नहीं। तो इसलिए ईद के कल्चर को बड़ा मनाया जाता है, ताकि उसमें जो लिबास पहनते हैं और ख़ास तौर पे खाने, एक तो वैसे ही एक महीना जो रमज़ान का होता है, और उसके बाद हमारे यहाँ मीठे के ऊपर तो काफ़ी ज़ोर होता है, और उसी हिसाब से आप देख रहे हैं ना, चीनी इसलिए तो महंगी हो गई रमज़ान चीनी का तो एक बड़ा मसला हो गया मतलब रमज़ान की वजह से जो चीनी भी महंगी हो गई। तो आप लोग तो कह रहे हैं बाहर से लेके आए चीनी इतनी नहीं, अल्लाह ना करे बाहर से आने की ज़रूरत पड़े। चीनी जो है काफ़ी मकदार में पाकिस्तान में पड़ी है। तो पहले आप लोगों को ईदी ज़्यादा जमा कर लेते थे या शादी के बाद ज़्यादा जमा हुई है? ईदी का कैसा सिलसिला रहा है, या अब ईदी देरी ज़्यादा पड़ रही है, कैसी गुजरती है आप लोगों की? क्या मुश्किल सवाल कर दिया। नहीं, अब थोड़ा सा फील ये होता है कि अब दे, क्योंकि मैरिड हैं तो अब देने वालों में भी हो गए हैं कि अब देते हैं, तो ये लेकिन मैरिड होने के साथ मिलती भी अच्छी है। दोनों तरफ का है कि मिलती भी और फिर अब देने वाली भी बन गए, तो आपसे छोटों को देते भी हैं। पहले ज़्यादा जमा हो जाती थी बड़े होने के नाते। नहीं, आई थिंक सही कह रहे हैं, अब देनी ज़्यादा पड़ती है। ज़्यादा देनी ज़्यादा अब पड़ती है। देनी ज़्यादा पड़ती है। तो मियाँ के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ गया है या उन पे डबल हो गया है। बर्डन ज़्यादा डाल दिया बोझ पैसे देने का? तो वो पहला अब मज़ा कैसा आता है? वो ये मिस करते हैं घर ईद के दिनों में, या पेरेंट्स हो बचपन याद आता है अभी कि, या कहते हैं कि अब चेंज लाइफ कैसी चेंज लगती है? देखिए, ऑब्वियसली शादी के बाद लाइफ तो सेम नहीं रहती, पेरेंट्स को मिस करते हैं, स्पेशली क्योंकि मैं इस्लामाबाद होती हूँ, मेरी सिस्टर लाहौर होती हैं, मगर फिर हम जब मिलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है साथ। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, पहले दौर था मुश्किल के, भाई दूर चले गए, अब तो व्हाट्सएप है, ये कॉल है, ऐसा लगता है कि पता ही कोई नहीं दूरी पड़ता। नहीं है। मुल्क क्या, अब तो शहरों का तो मुश्किल सही का बात है। हम लोग तो अक्सर, मेरा तो अक्सर आना जाना होता है कराची, मतलब महीने में मैं कोशिश करती हूँ कम से कम एक चक्कर लगा लूँ। इस्लामाबाद कराची वैसे भी इतना दूर नहीं है, बस 1-2 या घंटे तो की आप आ फ्लाइट जाती हैं, है, वो वरना सब मेरे वहाँ चले पेरेंट्स आ जाते जाते हैं। तो इतना नहीं पता चलता जितना लगा था कि इतना ज़्यादा फील होगा, मगर वाकई व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, उससे पता नहीं चलता जिद्दत ने ज़िंदगी आसान भी की, मुश्किल भी की। फॉर श्योर। चले जी, ब्रेक का वक्त हो गया, बातों में वक्त जल्दी जल्दी निकल जाता है, तो ज़रा ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, ज़रा हम आपसे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक और मेहमान आ गए हैं, महमूद साहब, मेहमान का ज़रा इंट्रोडक्शन तो करा दें। ये मेरा लाडला नवासा है, हैदर इसका नाम है। माशाल्लाह, हैदर ने शर्ट भी पहनी है। आजा मेरे पास, आजा आज ये मेरा बच्चा। तो यानी आप इन्हीं की बात कर रहे थे? इन्हीं की बात कर रहा था। ये जो है ये नानी एक्सप्रेशंस आ गए हैं। तो ये किसके अच्छा आपका? ये इनका बेटा है माशाल्लाह। तो ये है इस वक्त आपकी जो ये हमारे कहते हैं एंटरटेनमेंट यही है। हाँ, एंटरटेनमेंट यही है। तो आप लोगों की यानी कि रौनक जो है घर की, रौनक घर की रौनक यही है। नानी की भी जो है, नानी का भी सब में चाहता है। पूरा घर मिलके नर्सरी राइम्स गा रहा होता है 5 लोग मिलके, ताकि ये ना रोए। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है कि बच्चे देख के ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको। देखिए, हम इतने मुश्किल सवाल नहीं करेंगे कि आपको रोना पड़े, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों के जानी दिन इसी में गुजर जाते होंगे, इसी में गुजर जाता है। इसके बिल्कुल। अब बच्चों को पता चल रहा है कि कितनी मुश्किल होती है। अब बच्चों को एहसास होता है कि भाई कितने मुश्किल होती है। जब हम कहते थे कि जी हाँ कि इतना आसानी से नहीं पाला है अपने बच्चों को, ये फिर याद दिलाते होंगे इनको भी। बिल्कुल। चले जी, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया। हमारे जो मेहमान आए थे वो अब थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे सवालों से भी, तो इनको हम थोड़ा रुखसत करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें शर्फ बख्शा है, इन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में आए। चले ओके। इनको इनका जो है जाने का टाइम है। हमारे मेहमान का, छोटे मेहमान हमारे अब जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा उनकी सोने का वक्त है। तो महमूद साहब,
बच्चे तो अब आए हुए हैं, सिलसिला वो चल रहा है। सवाल तो आपके साथ बेतहाशा हमने कर लिए और भी बाकी हैं जो हम करना चाह रहे हैं। बच्चे बोर ना हो जाएं इसलिए मैं सवाल वो रोक दिए कि ख़वातीन बोलेंगी ये अपनी सियासत और बिजनेस की बातों में लग गए दोबारा से। तो वैसे ओवरऑल कैसा रहा रमज़ान का, आप देखा? देखिए रमज़ान का मालिक का बड़ा करम है। देखिए इस वक्त मौसम हमें सबको अच्छा मिला और हाँ मौसम देखिए अभी आखिरी दिनों में अभी गर्मी आ रहे हैं। इस्लामाबाद वालों से पूछे जो इस्लामाबाद जैकेट पहने वाले हुए थे और जैकेट ठंडे पहने, रोजे रख के आए लाहौर इस्लामाबाद वाले। मैं इस्लामाबाद गया था पिछले हफ्ते, तो इस्लामाबाद तो बहुत अच्छा मौसम मैं भी तो कह रहा हूँ, तो हाँ यहाँ पे थोड़ा फर्क है, जेलस होता हूँ मैं तो सुन के जब वहाँ पे पता चलता है। मगर देखें फिर भी कराची देखिए अगर आप पिछले साल से देखें इस साल बेहतर है। पिछले साल ज़्यादा बेहतर मौसम था, इस साल फिर वर्स्ट हो गया। नहीं मेरे ख्याल से आखिरी में आके कुछ दिनों में, वरना शुरू में तो मौसम बहुत अच्छा था। हमने तो वो हीट वेव भी भुगत ली इसी हीट वेव भी भुगत ली शुरू के रोज़ों के अंदर। हम तो रोड शो करने निकले, हम तो समझ में नहीं आई कहाँ निकल पड़े गर्मी के अंदर। कराची फिर भी शाम का जो है ना, कराची की शामें हमेशा अच्छी होती है। शाम में अच्छी है, कराची की शामें हमेशा अच्छी होती है। जब मैं जैसे मैं लाहौर जाता हूँ, लाहौर की गर्मी के मौसम में शाम बहुत बुरे हैं। कंपेयर आप करें कराची से, कराची में शाम को हवा, ठंडी हवा चलती है समंदर की। एक वहाँ पे जब गर्मी पड़, मुल्क के वजीर आजमों को समझाएं कि यहाँ की शामें और रातें अच्छी होती है, यहाँ गुजारें वक्त। यहाँ गुजारता कोई नहीं है, कोई भी सियासतदान यहाँ इस्लामाबाद से आने के बाद उनको भी समझाएं कराची की शामें और रातें बहुत अच्छी है। देखिए ये तो बदकिस्मती है कि जहाँ के सियासतदान होते हैं ना, वो अपने इलाके में ही गुजारना चाहते हैं। उसकी ये कि हालांकि कराची मेरे ख्याल से मैं कहूँगा बिजनेस हब है, सब कुछ है, मगर वही मैं कहूँगा जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, PMLN का दारुल खिलाफा लाहौर, बिल्कुल ठीक है ना। PTI का दारुल खिलाफा मैं कहूँगा अगेन पंजाब और KPK। बदकिस्मती से कराची को जो निगलेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों पार्टियों का दारुल खिलाफा कराची में है। पीपल्स पार्टी का दारुल खिलाफा कराची और MQM का दारुल खिलाफा कराची। मगर निगलेक्ट यही दो पार्टी देखे ना, कोई 20 साल हो गए हुकूमत में, और कराची वाले आज भी जो है खुश नहीं है। कराची वालों की अपनी सोच भी तो देखें ना। यहाँ मुझे ये आज तक समझ नहीं आया है, कराची वालों के पास जज्बाती लोग हैं, सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा जज्बाती, सोचते नहीं। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जब बलदियाती इलेक्शंस की बात आती है तो इधर उधर वोट दे के वो अपने साथ खुद सिंसियर नहीं होते। मैं तो कहता हूँ कि एक शऊरी तौर पे तो बहुत एजुकेटेड हैं इसमें पॉलिटिकली, लेकिन जब इलेक्शंस की बात आती है तो जज्बाती हो जाते हैं। आप तो बहुत करीब से इलेक्शंस को देखा था, आपने देखा नहीं कि ये कौम, कराची वाले ख़ास करके जो है वो एक जज्बाती कौम है और वोट के मामले में तो बहुत ज़्यादा जज्बात में आके इधर उधर वोट डाल देते हैं। एक सेंसिबल तरीके से वोट कास्टिंग है। देखिए मैं आपसे एग्री करूँगा, और एक चीज़ भी ये मेरे ख्याल से आपके उससे कहूँगा कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वो बहुत ट्रांसपेरेंट और शफाफ हुए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जो हुए थे, जो अभी हुए थे, देखिए ना, उसकी वजह जब आप कंपेयर करेंगे जनरल इलेक्शन से और बल्दियाती इलेक्शन तो बड़ा फ़र्क था। मगर फिर भी आप देखें कराची के वोट डिवाइडेड थे। जमात इस्लामी ने काफ़ी वोट्स लिए, ठीक है ना, और आप ये देखें पीपल्स पार्टी ने लिए, ठीक है ना। MQM बाइकॉट पे थी, MQM बाइकॉट पे थी, मगर MQM के बाइकॉट होने के बावजूद भी PTI स्वीप नहीं कर सकी बल्दियात में। आप ये वोट लिए, उनके भी चेयरमैन हैं, उनके नहीं, उनके भी चेयरमैन हैं, मगर जमात ने ज़्यादा वोट लिए। देखिए ना कराची में, हालांकि जनरल इलेक्शन में जमात का कोई सीट नहीं। अब बताए ना उसका फिर खमियाजा कौन भुगत रहा है? वो देखे ना, वही तो है। अब एक टाउन में किसी को बोलते हैं, वो रोते हैं, सदर टाउन वाले कहते हैं हमें पैसे ही नहीं मिलते। सदर एक बड़ा एरिया है, बिजनेस हब भी वहाँ पे है, कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी वहाँ चलती है सदर से, उनको पैसे ही नहीं मिलते। गुलशन टाउन में आ जाए, वो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते। ये हमारा कल्चर बहुत गलत कल्चर है। ये जब मैं PTI में उस वक्त होता था, उस वक्त भी हुआ ये था कि जितने PTI के MNAs हैं उनको सबको फंड दे दिए, और मेरे ख्याल से 2 या 3 MNAs जो कि PTI के नहीं थे उनको फंड नहीं दिया गया, जिस पे मैंने एतराज़ भी उठाया था। मैंने कहा था कि देखिए उन बेचारे लोगों का क्या कसूर जिन्होंने हज़ारों वोट दिए, अगर कुछ वोट से वहाँ पे नहीं मिला तो उनके इलाका सफ़र करें। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अनफेयर है, और ये हर पार्टी ये करती है। अभी भी देखिए ना,
पीटीआई के दौर में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ कि देखिए जी अपने देखिए फंड्स होने चाहिए आवाम के लिए, भले वो किसी के थ्रू दे मगर देना ज़रूरी है। कराची में देखिए आज भी हम अभी ईद के टाइम की मैं क्या बात करूँ, वही मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे जो ना बोर हो जाएंगे, बोर फिर हम फिर उसी लग गए। तो आप लोगों का कोई प्लान्स आगे के क्या है? मैं आपका कोई है इरादा कि नहीं आगे? अगर हमने तो सुना है, हमारे पास तो चला है कि बाबा कोई नई सियासी जमात बनाने वाले हैं, तो क्या उसमें कुछ आने का इरादा है कोई? देखिए वो जब इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं तो साथ ही हूँ। अच्छा, जो भी करना है उनको, जो भी खुद बैक एंड इलेक्शन पे में आ रही चाहिए। हैं नहीं आ रही हैं? नहीं, अभी मैं उनके बस बराबर थोड़ा सा पीछे ही खड़ी थोड़ा हूँ। पीछे खड़ी। उनके पीछे ही खड़ी हूँ। जो उनको जो भी करना है इलेक्शन में, आपको पता है काम बहुत है, बहुत तो वो क्योंकि 2 से 3 दफ़ा कर चुकी हूँ तो मेरे लिए इट्स नथिंग न्यू, तो उसके लिए मैं ज़रूर हाजिर हूँ। पूरा इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन डे दोनों एक अलग डिफरेंट चीज़ है। टोटली दोनों उसकी साइंस अलग है और इलेक्शन बिल्कुल। की पूरी कैंपेन की साइंस अलग है, ऐसे ही है। 100%। तो खैर मज़ा तो बहुत आता होगा। आपने कैसा लगा आपको इन जनरल? अगर बैठते हैं कभी, आप सोचती हैं आपने 3 इलेक्शन जैसे लड़ लिए, बहुत टायरिंग है, और लोग जो पीछे बैक एंड पे वर्किंग नहीं देखते ना, उनको अंदाज़ा नहीं होता कितना एफर्ट जाता है, कितना पैसा जाता है, कितनी टीम्स, कितने लोग आपस में मिलके काम करते हैं तो एक कैंडिडेट खड़ा होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इंडिविजुअल अगर कोई एक कैंडिडेट खड़ा होता है और एक सियासी जमात का कैंडिडेट होना, कितना फ़र्क है? एक इंडिविजुअल का मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन लड़ना किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। एक सियासी जमात के बैक हो तो एक टीम वर्क ही कर सकती है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया हो, डिपेंड करता है। देखिए डिपेंड इसलिए करता है, पंजाब में आपको याद होगा जिनको हम कहते हैं इलेक्टेबल्स, जिन लोगों के गांव हैं जो लेकिन फिर बात वो आ जाती है ना कि वो पूरी उनके पीछे वो फिर उनकी यहाँ कराची शहर के अंदर कराची में नहीं, कराची में नहीं, मगर शहरी इलाकों में नहीं हो सकता। जनरली अगर आप बात करें, हाँ इलेक्टेबल्स होते हैं, लेकिन कराची में फॉर श्योर अगर आप जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ते हैं, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, तो आपको एक एज मिलता है फॉर श्योर। हाँ, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं तो मुश्किल हो जाता है। आपको भी पता है कई पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे 2 से 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ाए पर कोई कामयाबी हासिल नहीं की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर जमात का हिस्सा बने। फॉर एग्ज़ाम्पल आलमगीर खान थे, वो पहले इंडिपेंडेंटली काम करते रहे, बहुत कराची के लिए किया, फिर पीटीआई ज्वाइन की, फिर MNA बने। तो आई थिंक एक पार्टी का प्लेटफॉर्म होना एक बहुत बड़ी एज देता है। इलेक्शन में बहुत सारे लोग की ना दुकानें भी खुल जाती हैं, लोग आपको बहुत सारे फ्रॉड्स किस्म के लोग मैंने देखे हैं। आप लोगों ने तो भुगते होंगे ये चीज़ें भी। देखिए ये तो देखिए इस चीज़ का हिस्सा है। वो कमाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि मेरे पास 100 लोग हैं, मेरे पास 500 लोग हैं, मेरे पास इलेक्शन डे के लिए आपको इतने वर्कर मिल जाएंगे। तो देखिए सबका रोजगार चलता है, सबका रोजगार चलता है, फ्लैग बनाने वाले से लेके खाना देने वाले से लेके पोस्टर, वैन, ट्रांसपोर्ट, मतलब आप जो बोले कम है, ठीक है ना। यानी गरीब आदमी का काम नहीं है। देखिए माजरत के साथ हकीकत ये है कि इलेक्शन या देखिए होना ये चाहिए कि जितने इलेक्शंस हो ना उसमें पार्टी जो है कैंडिडेट्स को फंड करे। देखिए दुनिया कौन सी पार्टी करती है? वो तो उल्टा फंड मांगती है। यही तो गलत है ना। देखिए इसीलिए जब वो फंड मांगते हैं, तो टिकट के पैसे हैं, ठीक है, और जब वो फंड दे के और वो देखे ना, आप एक मीडियोकर आदमी या गरीब आदमी वो अगर उधार लेके और कुछ करके और सबसे करके वो इलेक्शन जीत के आएगा, तो जब उसने लोगों से वो लिए होंगे तो फिर उसको लोगों को फेवर करना पड़ेगा। तो जब वो फेवर करने जाता है तो हम कहते हैं कि भाई जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखा जाए ना, अगर पार्टी फंड किया करे ना, जैसे दुनिया में दूसरी जगह पे होता है जी पार्टी ने फंड किया पूरा, जो फंडिंग पार्टी, जैसे मैंने सुना है कि MQM में जो है पार्टी फंड करती थी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, उसमें इंडिविजुअल्स नहीं करते थे। ये बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह MNA को ना झंडे लगाने की मसला, ना बैनर लगाने का मसला, ना उसको अपने इलेक्शन डे के ऊपर पोलिंग एजेंट का मसला, ना इलेक्शन कैंप का मसला। ये तो हमने खुद देखा है। जो ये देखे ना, वही ये बड़ी खुशहाली बात है ना कि सारे खर्चे ही यही हैं बड़े। हाँ, और देखे उसी में तो जो है ना कि एक मिडिल क्लास आदमी या एक गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है। और लड़ा है उन्होंने, लड़ा है और जीते हैं और आए हैं। देखे ना कहाँ से लोग आए, और इसमें बड़ी अच्छी बात है। मगर आम जो दूसरी पार्टीज है उसमें तो देखें वो खर्चा ही कर रहे हैं। अब आप इंटीरियर में चले जाएं
एक एक इलेक्शन के ऊपर 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए लग जाते हैं, बल्कि कम भी है। मैं आपको बताऊं, मैंने बात हुई, कोई कह रहा 10 करोड़, किसी के 12 करोड़, ठीक है ना। तो हमें इलेक्शन कमीशन को ये बात पता तो होती है कि वो वहाँ पे वो रख देते 30 लाख का खर्चा, 50 लाख का खर्चा, वहाँ करोड़ों में जा रहा है खर्चा। देखिए, पता तो हम सबको सब कुछ है ना, सबको पता है कि जी ये मकान की कीमत क्या है, ठीक है ना, या डिफेंस में प्लाट की क्या कीमत है, मेरे स्टार वैल्यू अलग है। देखिए ना, क्या लोगों को नहीं पता कि आज फ्लैट 4-5 करोड़ रुपए के फ्लैट मिलते हैं? बिल्कुल है। मगर वो स्टार वैल्यू दिखाता है उसके 50 लाख रुपए। लैंड क्रूजर की कीमत 6 करोड़ रुपए है। कोई पूछे तो सच कि भाई ये 6 करोड़ के लैंड क्रूजर आपने रखे हुए हैं, सही बात है। ये आपने टैक्स भरा है नहीं भरा है? उन्हें 2 करोड़ रुपए की आजकल वीगो हो गई। जी, तो फिर अब आप देखें शहर में इतने वीगो भरे पड़े वीगो बड़े पड़े, गाड़ियां पड़ी हैं। तो अगर उन लोगों V8 के पीछे एक वीगो चल रही वीगो होती है, भी जिसमें अगर सिर्फ गार्ड मैं- बैठे हुए होते देखिए, हैं। मेरा कहना है कि अगर इन गाड़ियों को रोक के पूछा जाए कि जी उसको जस्टिफाई करें, ठीक हो। जिस दिन लोग अपने चीज़ों को जस्टिफाई कर सकेंगे ना, तो उस दिन ये मुल्क बड़ा चेंज हो जाएगा। चरण जी, हमें उम्मीद है कि चेंज आ जाए इस मुल्क के अंदर। चेंज के नाम पे तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन चेंज आया नहीं। बदकिस्मती से ये ऐसा हो गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने का, ख़ास करके मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी बेटियों ने हमें ज्वाइन किया। ईद का मौका था, हमने सोचा थोड़ा आप लोगों को एक ऐसे लोगों से मुलाकात कराएं जो आप हमारे साथ न्यूज़ पे तो देखते हैं कि बड़ी हार्डकोर तरीके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन सॉफ्ट तरीके से जब वो ईद और ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वो कैसे अपनी फैमिली के साथ घुल मिलते हैं और किस तरह अपने अपनों के साथ जो कहते हैं ना ईद मनाई जाती है। तो मज़ा वही है कि आप अपने घर वालों के साथ और सबके साथ ईद का मौका यही होता है। न्यूज़ नाइट की टीम से आया तो आपने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।